हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसका कौन सा वो किस तरह से रेगुलेट होता है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो रिदमिक तरीके से आपका ब्रीदिंग चलता रहता है ना। जैसे अगर देखो आपकी हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन्स बॉडी में दो चीज काफी ज्यादा रिदमिकली वर्क करता है रिदम के साथ। एक तो हमारा हार्ट बीट है और दूसरा हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है ना। तो रिदम अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर रेट के साथ हमारा हार्ट बीट भी बीट करता है और हम एक प्रॉपर रेट के साथ ब्रीथ भी करते हैं। और तो ये रेट काफी ज्यादा डिफरेंट है। आवर हार्ट बीट 75 टाइम्स पर मिनट एंड आवर वी कैन ब्रीथ अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 टाइम्स और 14 to 16 टाइम्स पर मिनट इन अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट। सो बेसिकली अगर पूछा जाए कि ये जो रिदम का कंट्रोल देख रहे हैं आप हार्ट में और आपके लंग्स में, तो डिफरेंस तो जानते हैं आप कि हमारे लंग्स के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स की तरह वर्क करता है ना। और उसमें कॉन्टिन्यूअस नर्व का सप्लाई चाहिए होता है, न्यूरल सिस्टम उसे हमेशा एक्टिवेट करता है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसके एक्टिवेशन से हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। बट हमारे हार्ट में अपना रिदम सेंटर होता है, आप जानते हैं पेस मेकर से वो काम करता है। तो ब्रेन से इसका कोई ऐसा कोई रिदम के लिए इसका कोई लिंक नहीं होता। बट आवर लंग्स इज 100% डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन टू मेंटेन आवर रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? अब देखो, तो ये जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल आपकी बॉडी में हो रहा है, आप कहते हैं कि 12 to 14 टाइम्स वी ब्रीथ इन अ मिनट। क्या उसका मतलब क्या है, वो कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं? देखिए, तो ये जो कंट्रोल आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी कंट्रोल, ये तीन तरह से होता है। देखो, एक को कहते हैं न्यूरल कंट्रोल कहते हैं, न्यूरल कंट्रोल कहते हैं। एक केमिकल कंट्रोल होता है और एक मैकेनिकल कंट्रोल भी होता है। और आप देख सकते हैं ये जो केमिकल और मैकेनिकल कंट्रोल है, ये एक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये एक तरह का रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है। कैसे आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर कोई केमिकल एजेंट चेंज हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो गया या H+ का कंसंट्रेशन चेंज हो गया, तो एक रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में एक्ट करता है उस चीज को बैलेंस करने के लिए। वैसे आपका मैकेनिकल कंट्रोल है, तो ये रिसेप्टर के साथ कुछ लिंक्ड होता है, ये बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि ये तीन तरह के कंट्रोल हैं, न्यूरल, केमिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल। समझ में आ रहा है? न्यूरल कंट्रोल कहने का मतलब, आप इस डायग्राम को देखो। बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो हाइंड ब्रेन होता है, आप जानते हैं हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम का पार्ट है, पोन्स वेरोली का पार्ट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट होता है। बेसिकली पोन्स वेरोली में और मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई होते हैं। समझ में आ गया? पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई। यहां देखिए, ये पोन्स वेरोली है और इस पोन्स वेरोली में दो रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई हैं। एक को कहते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं और एक को एपेनिस्टिक सेंटर कहा जाता है। नीमोटैक्सिक एंड एपेनिस्टिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखो आप, दो तरह का न्यूक्लियाई है। डॉर्सल साइड में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहते हैं। देखो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। देखो, इस IN मींस इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स। और इसका जो वेंट्रल, देखो ये जो है VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स का ग्रुप है। देखो यहां देखिए, एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं और इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी होता है। एक्सपायरेटरी भी है और इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी होता है। कहां बताओ? आपके वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में। और ये दोनों चीजें कहां होती हैं? आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा में।
तो मेडुला के अंदर डीआरजी है और वीआरजी होता है, और इसी डीआरजी को कहते हैं बेसिक रिदम सेंटर, बीआरसी, बेसिक रिदम सेंटर कहा जाता है इसको। क्या मतलब है इसका? व्हाट डू मीन बाय बेसिक रिदम सेंटर? अब ये समझिए पहले आप। जैसे मैंने, आप देखो डायग्राम में, देखो आप, हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो उसके इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से एक आप कह सकते हैं एक जो नर्व का जो एक स्टिमुलस का जो फायर है, वो एक स्टिमुलस रिलीज करता रहता है थ्रू द न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स का जो इस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ग्रुप के जो न्यूक्लियाई हैं, उसके जो इंपल्स होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये कहां पहुंचता है? देखो जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये पहुंचता है आपके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम के मसल्स में। आप जानते हैं कि इसी के हेल्प से, इसी के कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं? इंस्पायरेशन करते हैं। इनहेलेशन इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। और जब तक इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आया तो हमारा इनहेलेशन होगा, और जब ये रिलैक्स करेगा, इलास्टिक रिकॉइल प्रोसेस कहते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे इसको, हमारा प्रोसेस किसका होगा बताओ? एक्सपायरेशन का। तो और इसी को कहते हैं क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग कहने का मतलब, नॉर्मली जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, इसमें इन्हीं दोनों मसल्स का रेगुलेशन है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम। समझ में आ रहा है? अब देखो एक चीज देखो यहां पर, जैसे अगर आप देखेंगे बेसिक रिदम सेंटर कहने का मतलब मैं बताता हूं पहले। देखो यहां पर क्या है, जैसे अगर आप एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें, ये ग्राफ हमने टाइम का लिया है, ये हमने सेकंड में लिया है, और यहां लिखा हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल स्ट्रिप। मतलब क्या है इसका? देखो, ये हमारा इंस्पायरेटरी मसल है, ईआईसीएम एंड डायफ्राम। और जब आपके इस पर्टिकुलर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से जब इंपल्स क्रिएट होता है आपके इन दोनों मसल्स के लिए, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक साथ या एक ही इंटेंसिटी में स्टार्ट नहीं हो जाता। ये देखिए यहां पर, ये देखो, ये ऐसे चलता रहेगा। जब मान लो मैं यहां 0 लिख रहा हूं, यहां मैं लिखा 1, फिर लिखा हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेकंड में लिखा हुआ देखो ये। तो ये पूरा जो प्रोसेस देखिए आप, ये देखो ऐसे होता है, देखो, और फिर ये फ्लैट हो गया। देखो अगले 2, 3 यहां तक, देखो ये यहां तक ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा। देखो कहां तक? 7 तक, फिर ऐसे देखो फ्लैट हो गया ऐसे। कहने का मतलब ये देखिए, आप देखो ये जो 2 सेकंड यहां पर आप देख रहे हैं, आप आपकी ईआईसीएम में और डायफ्राम में 2 सेकंड का क्या है बताओ? कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक तरह का रैंप सिग्नल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी एक साथ डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे ऊपर जाता। देखो ये तो 2 सेकंड तक हमने यहां क्या किया? इनहेलेशन, क्योंकि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। और फिर एब्रप्ट सीजिंग कहते हैं। एब्रप्टली क्या होगा? मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? बंद हो जाएगा अगले 3 सेकंड तक। मतलब ये है कि उस 3 सेकंड तक अब आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई से किसी तरह का इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा। तो जिस मसल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन आया था, वो मसल क्या करेगा बताओ? रिलैक्स कर जाएगा। तो देखो यहाँ पर, अब ये जो अगला 3 सेकंड है, यहां से यहां तक, 2 से 5 तक, यहां क्या होगा? एक्सपायरेशन। तो इनहेलेशन आपने किया 2 सेकंड के लिए, और एक्सहेलेशन किया आपने 3 सेकंड के लिए, और इसमें केवल और केवल जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, उसके न्यूक्लियाई का इसमें एक्शन होता है। 2 सेकंड का रैंप सिग्नल आएगा,
और अगले 3 सेकंड वो बंद रहता है, और जैसे ही 3 सेकंड पूरा होगा फिर से डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से फिर क्या होगा, 2 सेकंड का एक फिर से रैंप सिग्नल आएगा। तो देखो फिर 2 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन 5 से 7 तक, ये क्या हो गया, वापस इनहेलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि एक पूरा ब्रीथ आपने स्टार्ट यहां से किया था और यहां तक चल रहा है, तो इन दोनों को मिला दो अगर आप, तो ये टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड में हमारा एक पूरा ब्रीथ, पूरा ब्रीथ का जो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। और इसमें और किसी तरह के रेस्पिरेटरी न्यूक्लियाई का कोई रोल नहीं है। इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिक रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक रिदम सेंटर कहते हैं इसको। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि बाकी जो यहां पे आप देख रहे हो इसका क्या रोल होता है इसमें, जैसे निमोटैक्सिक है, एपिनेस्टिक है, ये क्या करते हैं। तो देखिए एक टर्म है कि लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन कहते हैं, देखो दिस टर्म कॉल्ड लिमिट ऑफ इंस्पायरेशन कहता है। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हो कि हम 2 सेकंड के लिए इनहेल करते हैं और अगले 3 सेकंड क्या बताओ, एक्सहेल करते हैं। लेकिन ये जो टाइम है इनहेलेशन का, टाइम ऑफ इनहेलेशन कैन बी चेंज्ड। ये जो टाइम है ये हम चेंज कर सकते हैं 0.5 सेकंड से 5 सेकंड तक। देखिए अभी नॉर्मली 5 सेकंड की बात कर रहे थे आप, और इसे चेंज किया हमने 0.5 से 5 सेकंड तक। मतलब आप 0.5 सेकंड तक ही इनहेल कर पा रहे हो और आप 5 सेकंड तक भी आप इनहेल कर पा रहे हैं। अगर आप पूरा देखिए इसमें प्रोसेस देखिए, तो 0.5 से 5 सेकंड तक। तो ये जो लिमिट ऑफ इनहेलेशन है इसे कंट्रोल कौन करता है, ये है हमारा नीमोटैक्सिक सेंटर। याद रखिएगा नीमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। कहते हैं ये एक तरह का इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता रहता है आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ऑफ करने के लिए। हो सकता है कि ये 0.5 सेकंड में ही ऑफ कर दे इसको, या हो सकता है कि ये 5 सेकंड के बाद ऑफ करे इसको। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, इस नीमोटैक्सिक सेंटर से 2 तरह के सिग्नल जनरेट होते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के लिए। स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी होते हैं और वीक सिग्नल भी होता है। याद रखिएगा यहां से स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी आते हैं और यहां से वीक सिग्नल भी आता है। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कहां से, आपके नीमोटैक्सिक सेंटर से, तो आपका जो स्विच ऑफ एक्टिविटी है वो जल्दी हो जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कई टाइम तक इंक्रीज कर जाता है। वी कैन से कि 30 to 40 times we can breathe in a minute because of this activity। तो देखो अगर ये टाइम कम हो गया तो रेट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो अगर ये 0.5 सेकंड का इनहेलेशन होगा तो हमारा रेट क्या होगा, ब्रीदिंग का इंक्रीज करेगा। और ये 5 सेकंड का हो गया तो रेट क्या होगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो रेट को बढ़ाना और घटाना ये किसके कंट्रोल में है, ये कंट्रोल किसका होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर का। अगर वीक सिग्नल है तो हमारा इनहेलेशन और लंबे समय तक चलता रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा तो हमारा इनहेलेशन 0.5 सेकंड में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे याद रखिएगा कि नीमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल आवर रेट। समझ में आ गया? And pneumotactic center always send a inhibitory signal for the dorsal respiratory group for either early switch off or late switch off किस चीज का, dorsal respiratory group का। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें करता है, रेट बढ़ाता भी है, रेट घटाता भी है। और जो एपिनेस्टिक आप जो देख पा रहे हो ये एक तरह का मैसेज पास करता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। ये लंबे समय तक, देखिए
नॉर्मली कहते हैं कि ये तो 2 सेकंड का इनहेलेशन है, 3 सेकंड का एक्सहेलेशन है नॉर्मल प्रोसेस में, बट एपिनेस्टिक सेंटर समहाउ ये लंबे समय तक एक एक्साइटरी सिग्नल क्रिएट कर सकता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के लिए टू इंक्रीज योर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, अगर आप रेट की बात करते हैं तो रेट कहां से आता है? न्यूमोटैक्सिक से। अगर मैं डेप्थ की बात करूं, डेप्थ ऑफ इनहेलेशन, तो ये कहां से होता है? एपिनेस्टिक सेंटर से। ऑल्दो एपिनेस्टिक का पूरा फंक्शन नोन नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि एपिनेस्टिक लंबे समय तक आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को ऑन रखता है। यहां से तो ऑफ सिस्टम चल रहा था, ये ऑफ सिस्टम यहां से न्यूमोटैक्सिक से आ रहा था, एपिनेस्टिक ऑन सिस्टम को फॉलो करता है, एंड दैट्स व्हाई समहाउ इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ इनहेलेशन कहते हैं इसको, पर इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो न्यूमोटैक्सिक रेट के लिए होता है, और जो आपका एपिनेस्टिक है ये डेप्थ ऑफ इनहेलेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, अब दूसरी बात करें कि समटाइम वी टॉक अबाउट ओवरड्राइव मैकेनिज्म। अगर आप बहुत रैपिडली ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, तो आपके एल्वियोलाई से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड को आना है और आपके टिश्यूज से ज्यादा CO2 आपके ब्लड में जाना है, तो वेंटिलेशन प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी कहते हैं आपके उस ब्लड में, जो ब्लड लंग्स से बाहर निकल रहा है, उस लंग्स के ब्लड में O2 और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल रहता है। Whatever the fluctuation is occurring in the blood of pulmonary capillaries, and how much faster ventilation is going on by the lungs, still the PO2 of or PCO2 of blood present in pulmonary vein is very much constant. अब ये सब कैसे होता है? देखो, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आपका ओवरड्राइव मैकेनिज्म में, ओवरड्राइव प्रोसेस में जब पल्मोनरी वेंटिलेशन को फास्टन करना है तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए देखो, एक और आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर है, इसे कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसमें दो तरह का सेंटर है। देखो, एक्सपायरेटरी न्यूक्लियाई का सेंटर भी होता है और इंस्पायरेटरी न्यूक्लियाई का सेंटर भी होता है। और आपको पता है कि whenever we talk about the fast exhalation process, जब आपको एक्सेल करना है तो उसमें दो एडिशनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन आता है। दो एडिशनल मसल है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है जब आप काफी रैपिडली एक्सेल कर रहे हैं एयर को, और वो मसल कौन सा? देखो, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। और इस मसल का जो जो मोटर न्यूरॉन का जो सिग्नल आता है वो कहां से आता है? देखो, इसके एक्सपायरेटरी न्यूरॉन से। तो इस एक्सपायरेटरी न्यूरॉन के सिग्नल से इस मसल्स में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। किसमें? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल, एंड दैट हेल्प्स इन रैपिड एक्सहेलेशन और रैपिड एक्सपायरेशन। समझ में आ गया? और अब ये जो इसका इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है, इसका क्या रोल होता है? तो याद रखिएगा कि ये जो डॉर्सल न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं, जब आपको ज्यादा फोर्स इनहेल करना है ना, तो इसी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का एक एक्टिवेशन इस न्यूक्लियाई का होता है। किसका? VRG के इंस्पायरेटरी न्यूक्लियाई का। और ये भी एक सिग्नल सेंड कहां करेगा? उसी दोनों मसल्स के लिए, EICM और डायफ्राम के लिए। और इसमें और फोर्सफुल क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो और आप बेटर इनहेल कर पाएंगे। तो EICM और डायफ्राम का ही थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन होता है जब सिग्नल आपके इस पॉइंट से भी आ रहा है और सिग्नल इस पॉइंट से भी आ रहा है। तो बेसिकली वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक ऐसा न्यूक्लियाई माना जाता है जो किसी भी तरह के ओवरड्राइव मैकेनिज्म को उस समय ये एक्टिव हो जाता है जब हमें ज्यादा पल्मोनरी वेंटिलेशन की जरूरत होती है। फोर्सफुल एक्टिविटी कह सकते हैं इसको आप एक्चुअली, है ना। तो ये सब जो मैंने बताया आपको, ये सब एक क्या हो गया बताओ? न्यूरल कंट्रोल हो गया। अब देखिए, एक जो कहते हैं आपका रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस कहा जाता है कि कई तरह का, जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाए, है ना,
या फिर आपका आपके ब्लड में CO2 चेंज हो जाए, ऑक्सीजन चेंज हो जाए, H+ का लेवल चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारा रेस्पिरेशन का एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है और उसमें हम अपने ब्रीदिंग को एकोमोडेट करते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं केमिकल कंट्रोल की बात मैं कर रहा हूं अगर आप यहां पर, तो ये केमिकल कंट्रोल है क्या, समझिए पहले आप यहां पर। तो देखो, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये मान लिया जाए ये हार्ट है ह्यूमन बीइंग का, और हार्ट से ये एक अयोटा बाहर आता है, इसको कहते हैं आर्क ऑफ अयोटा। और फिर एक ब्रांच जानते हैं, ये जो ये आपके ब्रेन की तरफ आता है, आपको पता है इसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब यहां देखिए, बेसिकली इस आर्क ऑफ अयोटा में एक तरह का कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यहां पर देखो ऐसा, और कीमोरिसेप्टर यहां भी होता है। देखो, ये वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, जिसको बताओ, ब्रेन को। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप आर्क ऑफ अयोटा में, इसे कहते हैं आयोटिक बॉडी कहा जाता है इसको। ये तरह का कीमोरिसेप्टर होता है, और ये जो देख रहे हैं इस आर्टरी में, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी। और और ये याद रखिएगा, ये जो कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी है, ये एक तरह का पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहते हैं इसको। टर्म याद रखिएगा, मैंने क्या बताया, अ टर्म कॉल्ड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। देखो वो क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि ये जो रेड वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, जो कैरोटिड आर्टरी में है और एयोटिक एयोटिक आर्क ऑफ एयोटा में है, इसके टर्म यूज करते हैं क्या, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहते हैं इसको। और ये जो रिसेप्टर होता है, देखो, ये कनेक्टेड होता है आपके क्रेनियल नर्व के साथ। जैसे ये तरह का सेंसरी आप कह सकते हैं ये प्रोसेस है, कि ये जो कनेक्शन है, देखो, जो कैरोटिड बॉडी होता है, ये वाला, ये आर्टरी, इसका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, और ये कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन से थ्रू द, देखिए, एक्चुअली इसका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है विद द हेल्प ऑफ ये जो नर्व होता है, देखो, ये 9th क्रेनियल नर्व कहते हैं, 9th ही होता है ये, जिसको ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कहते हैं। और इसका जो कनेक्शन है, ये कनेक्टेड होता है एक वैसे ही। और ये जो नर्व देख रहे हैं आप, ये 10th होता है, इसको वेगस नर्व कहते हैं, 10th क्रेनियल नर्व कहा जाता है इसको, एरोटिक बॉडी, है ना। तो 9th और 10th क्रेनियल नर्व का कनेक्शन है, एंड दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और देखो, एक ऐसा भी रिसेप्टर है जो डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में आप देख सकते हैं, ऐसे आप, ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हो बीच में ऐसे, इसे कहते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। देखिए मैंने क्या टर्म यूज किया है, देखो, दिस टर्म कॉल्ड सेंट्रल
कीमो रिसेप्टर कहते हैं। ये मेडुला में होता है, ठीक है। अब देखो, अब आपके आर्टेरियल ब्लड में देखिए PO2 एंड PCO2 कहां पर आपके आर्टेरियल ब्लड में PO2 का लेवल डिक्रीज करे, PCO2 का लेवल इंक्रीज करे और H+ का लेवल इंक्रीज करे। देखिए तीन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक तरह का कह सकते हैं, जो आर्टरी में आप मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको, कि अगर आपके आर्टरी का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, आप जानते हैं कि अगर ये 95 से अगर ये शिफ्ट होकर 95 mmHg से ये 60 mmHg तक भी आ जाए, इसका PO2 का प्रेशर कहां पर, हमारे आर्टेरियल ब्लड में, इतने चेंज के बाद भी PO2 का बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है ब्रीदिंग के रेट को घटाने या बढ़ाने के लिए। तो PO2 का लिस्ट रोल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन से गैस का काफी लिस्ट एक्टिविटी है, रोल है ब्रीदिंग कंट्रोलिंग में, तो वो ऑक्सीजन ही है। जनरली कहते हैं 95 mmHg आर्टरी में होता है, ये 60 तक आ जाए डिक्रीज करके, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं है ऑक्सीजन का ब्रीदिंग प्रोसेस पे। लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर ये 60 के नीचे पहुंच जाए, आप जानते हैं 60 के नीचे आते ही बहुत रैपिड डिसोसिएशन है किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। तो अगर 60 के नीचे ये पहुंच गया, मतलब आपके बॉडी को अब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि अगर टिश्यूज में चला जा रहा है तो ऑक्सीजन तो आपको ज्यादा चाहिए लंग्स के थ्रू। तो याद रखिएगा, if it fall down below the 60 mmHg in the arterial blood, what happens? तब क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ये जो आप देख रहे हैं एयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी, ये एक्टिवेट होता है, और इसकी एक्टिवेशन की वजह से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होगा, वो फास्ट हो जाता है। तो ये ब्रीदिंग के प्रोसेस को क्या करेगा, फास्टिंग कर देता है। कब, जब आपका आर्टेरियल PO2 डिक्रीज कर गया 60 mmHg के नीचे, उसके ऊपर है तो बहुत ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। और इसके बाद देखिए, अब मैं बात करूं PCO2 का और H+ का। याद रखिएगा कि ब्रेन के जो न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं, जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं, उसके बाहर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह है, इसकी वजह से बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड का इजी एक्सेस नहीं है आपके ब्रेन के टिश्यूज तक। ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अगर आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़े, आर्टेरियल ब्लड में PCO2 का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, तो PCO2 का लेवल बढ़ते ही सबसे जो इंपॉर्टेंट एक डायरेक्ट इसका जो इफेक्ट है, ये होता है आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पे। कैसे बताओ, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पे, जो प्रेजेंट कहां पे होता है, आपके कहां पर, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और देखो इसका साइनेप्स ये डॉर्सल के साथ भी होता है और वेंट्रल के साथ भी होता है। मतलब ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, इसका साइनेप्सिंग एक्टिविटी DRG के साथ भी है, DRG के साथ भी है। और जैसे ही आपका PCO2 लेवल बढ़ेगा, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी एक एकोमोडेशन है, वो क्या चाहता है कि आपके ब्लड में CO2 को कम किया जाए। और ये CO2 कम कैसे होगा, आपको अपने ब्रीदिंग को फास्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेंटिलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके ब्लड से CO2 बाहर निकले बाय द एक्टिवेशन प्रोसेस। तो सिंपली अगर आपके ब्लड में PCO2 का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो कहां पे होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और इसकी वजह से क्या होगा, जो रेट है रेस्पिरेशन का, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको पता है कि CO2 अगर बढ़ेगा और ये H2 से कंबाइन करे,
तो ये बनता है H2CO3 और ये फिर बनता है H+ और HCO3 माइनस। अब ये जो H+ आप देख रहे हो, अगर इसका भी लेवल बढ़े तो इसके लेवल के इंक्रीज करने की वजह से वो सेम एक्टिवेशन है। देखो, अगर आपका ब्लड ज्यादा एसिडिक हो गया है ना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, आपका जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और हमारा कोशिश ये है, बॉडी का कोशिश ये होता है कि ब्लड के एसिडिक कंडीशन को कम किया जाए, है ना। और ये सब प्रोसेस आप जानते हैं कि अगर CO2 कम होगा तभी H+ का लेवल भी क्या होगा बताओ, कम होगा। तो एक्जिलेशन फास्ट हो जाएगा आपका, मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा आप CO2 को अगर बहुत रैपिड आप वेंटिलेशन कर रहे हैं, वॉलंटरली आप मान लो ब्रीथ कर रहे हो, आप ब्रीदिंग को होल्ड भी करना चाह रहे हैं, बहुत फास्ट वेंटिलेशन भी कर रहे हैं आप, और अगर आपने जानबूझकर या वॉलंटरली तरीके से अगर आपने बहुत ज्यादा CO2 को ब्लड से बाहर निकाल दिया और ब्लड का जो एसिडिक नेचर है वो बहुत अगर कम हो गया अगर, है ना, तो ये आपके लिए फैटल भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन का लेवल फ्लक्चुएट करे, ज्यादा फर्क नहीं होता, बट बॉडी की कोशिश ये होती है कि एसिड बेस बैलेंस जो है वो आपका मेंटेन रहे। तो CO2 का एक कांस्टेंट लेवल रहना बहुत जरूरी होता है। हम बहुत ज्यादा CO2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते ब्लड से, और बहुत ज्यादा CO2 को हम रिटेन भी नहीं कर सकते ब्लड में, बिकॉज हमें अपने एसिड बेस बैलेंस को ब्लड में मेंटेन रखना है। समझ में आ गया आपको। तो ये एक तरह का क्या बताओ, केमिकल कंट्रोल कहते हैं। और केमिकल कंट्रोल में ऑक्सीजन का ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत, मैंने कहा कि एक्सट्रीम अगर प्रेशर की कमी हो जाए, अगर एक्सट्रीम हाइपोक्सिया हो जाए या माउंटेन्स वगैरह पे अगर प्रेशर 60 से नीचे चला जाए, तब ये इसका रोल है। अदरवाइज CO2 और H+ ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। समझ में आ गया। और देखो, एक और यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, इसे कहते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। वो क्या, देखिए देखिए, there is term called मैकेनिकल कंट्रोल। इस कंट्रोल को बेसिकली हम हैरिंग्स ब्रीवर्स रिफ्लेक्स भी कहता है। ये क्या, देखो, जैसे आप बहुत ज्यादा इनहेलेशन प्रोसेस में है ना, और आपका लंग्स काफी ज्यादा इन्फ्लेट कर चुका है। लंग्स में मतलब टाइडल वॉल्यूम सपोज करो आप 1 लीटर से ज्यादा आपने कंज्यूम कर लिया है अपने लंग्स में। पहले लंग्स अब ऐसा था, अब लंग्स का साइज बढ़ता जा रहा है, देखो एक्सपेंड कर रहा है कोई। और इससे पहले कि लंग्स बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच कर जाए, जो रेस्पिरेटरी पाथवे वगैरह होता है, जो एयर रेस्पिरेटरी पाथवे है, एयरवे जो होता है, इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, है ना, इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इसके स्मूथ मसल्स में देखो, इसके स्मूथ मसल्स में यहां पर ये एक क्या बताओ, इसको कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर कहते हैं। और जैसे ही लंग्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर गया और अब उसकी कैपेसिटी उससे एक्सीड नहीं कर सकते आप, तो तुरंत क्या होगा, ये जो आपके एयर ट्रैक में रेस्पिरेटरी पाथवे में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उसके स्मूथ मसल्स में, ये एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेशन के बाद जो सिग्नल है वो सेंसरी नर्व से होता हुआ, ये सेंसरी नर्व से होता हुआ ये आपके डॉर्सल सेंटर को क्या करेगा, सीधा स्विच ऑफ कर देगा, ताकि आप और ज्यादा एयर को इनहेल ना कर सके। तो एक तरह का मैकेनिकल कंट्रोल है जो ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स को लिमिट करता है ना। एक यही कह सकते हैं ये लिमिट ऑफ इनहेलेशन ही है, आप कब तक इनहेल कर सकते हो। तो हर तरह का कंट्रोल है। देखो,
केमिकल कंट्रोल भी है, न्यूरल कंट्रोल भी है और मैकेनिकल कंट्रोल भी है, और ये बहुत फास्ट एकोमोडेशन होता है। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज कॉल्ड हेडिंग्स ब्रीवर्स रिफ्लेक्स, जिसको मैकेनिकल कंट्रोल भी कहता है। इसी को आप कह सकते हैं कि ये this kind of control limits our inspiratory activity. So that's all about the neural chemical and मैकेनिकल कंट्रोल। और अगर देखो, और ये सब मोस्टली एक तरह का इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि वॉलंटरी कंट्रोल भी है, जैसे सिंगिंग है या आप स्पीच कहते हो, है ना, उस समय आप वॉलंटरीली भी अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और वॉलंटरी कंट्रोल में आपका जो हायर सेंटर है ब्रेन का, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये आपके मतलब मेडुला को, आपके पोन्स को, ये मतलब आप कह सकते हैं बाईपास कर जाता है, और ये बिल्कुल कॉन्शियस तरीके से आपके मसल्स को कंट्रोल करता है जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि वॉलंटरी कंट्रोल जो भी है, कंट्रोल एक्टिविटी जिसे कह रहे हैं आप, स्पीचिंग में या स्पीच में, या फिर आप सिंगिंग वाले प्रोसेस में कह सकते हैं आप, है ना। और ये कहां से होता है आपके? दैट हैपेंस फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी तो आप देख सकते हैं हाइंड ब्रेन से हो रहा है, लेकिन जो वॉलंटरी एक्टिविटी है, ये कंट्रोल कहां से होगा? आपके ब्रेन से, जो मैंने कहा कि उसमें वो बाईपास कर जाता है आपके मेडुला और पोन्स के कंट्रोलिंग एक्टिविटी को। समझ में आ गया? तो दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी कंट्रोल प्रोसेस। थैंक यू।